हेल्थ बनाओ, दौड़ो धूपो हेल्थ बनाओ, जंक फूड को दूर भगाओ, घर में खाओ हेल्दी खाओ, पिज्जा बर्गर दूर भगाओ, सुबह उठो और दौड़ने जाओ, आलस्य को दूर भगाओ, शरीर को तुम स्ट्रांग बनाओ, समोसा कोला दूर हटाओ, साइकिल खूब चलाया करो, दौड़ के कर खाया करो, लिफ्ट का करो कम इस्तेमाल, वरना मोटापे से होगा बेहाल, पिज्जा बर्गर कोका कोला, तो यदि सबने टाटा बोला, तो हेल्थ होगा सबका अच्छा, तो फिट रहेगा हर बूढ़ा बच्चा। रात में देखो और जल्दी सो, और सुबह सवेरे उठ जाओ, पानी पीकर ब्रश करके तुम दौड़ो सूखो साइकिल चलाओ, घर का हेल्दी खाना खाओ, ताजी सब्जियां फल ले आओ, टीवी थोड़ा कम देखो तुम, बैठे बैठे मत मोटे हो जाओ। व्यायाम के बड़े फायदे हैं, शरीर मन स्वस्थ रहता है, बीमारियां दूर रहती है, विज्ञान भी यही कहता है। वेल डन नमन, ये तुमने खुद से लिखी है नमन? Is it okay now? यस यस मैम। this is good मैम। मैं वेलकम एवरीवन। आई थिंक मैं दोबारा से वेलकम कर रही हूँ आप सभी का। और यहाँ पे ये जो हम सेशंस रख रहे हैं ये डायबिटीज फाइटर्स ट्रस्ट के द्वारा रखे जा रहे हैं, और इनको हमारा सपोर्ट इसमें हमारी रामाया इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ इनोवेशंस कर रही है। और हमारे साथ आज एक्सपर्ट मिस छवि कोहली मैम हैं, जो हमारी डायबिटीज एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट है मेदांता मेडसिटी में। आई थिंक मैम वी कैन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आप लोग सुन पा रहे हो ना अब मुझे ठीक से? यस मैम, यस मैम। हेलो एवरीवन, आप सभी से ये मेरी पहली मीटिंग है या फिर दूसरी भी हो सकती है अगर कुछ लोगों ने मेरा पहला सेशन अटेंड किया हो। बट ये जो जर्नी है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये जर्नी आपके लिए एक न्यू जर्नी होगी मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते हो। सो ये आज से हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस न्यू जर्नी का पर्पस है एजुकेशन, एक दूसरे के साथ प्रॉपर कनेक्शन एंड एक दूसरे के साथ मिलकर हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, उन प्रॉब्लम्स को शेयर करें और सॉर्ट आउट करें जो काफ़ी ट्रबल करती हैं। बट इस जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बातों के बारे में सोचा जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड है या मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है। तो मैंने ये देखा कि ये सोचा कि ये जर्नी यूजुअली हम स्टार्ट तो कई बार करते हैं, बट हम आमतौर पर बहुत टेक्नोलॉजीज डिस्कस करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, और बहुत टर्म्स जो हम सुनना चाहते हैं हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हमें ये आ जाए ये भी आ जाए। बट कहीं ना कहीं हमारे बेसिक्स जो होते हैं वो पीछे छूटते जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम फॉलो तो सब कर रहे हैं बट वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसलिए इस जर्नी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सभी, जैसे कि मृदुला ने बताया होगा, कि हम सभी बेसिक से स्टार्ट करें। सेंटेंस बनाना हमें सीखना है, बट हमें पहले अल्फाबेट्स का ज्ञान होना ज़रूरी है, फिर हम वर्ड्स पे जाएंगे, फिर हम सेंटेंसेस पे जाएंगे। इसी तरह हम इस जर्नी को कवर करेंगे। अब ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, अलग अलग जगहों से हैं, उनके अलग अलग एक्सपोजर हुआ है फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, बट हर एक पर्सन एक अलग लेवल पे है। तो जब हम बेसिक डिस्कस करें, आप प्लीज ये ना सोचें कि ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आता है, ये चीज डिस्कस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इस सिग्निफिकेंस आपको आगे चल के समझ में आएगा कि हमें ये सब डिस्कस करने की जरूरत क्यों है। सो जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत कमेंडेबल है, उसको सुनिए, उसको रिवाइज करिए। पर जो नहीं आता उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ क्योंकि डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट लेवल है उनका, डिफरेंट जगहों से है, तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सो आप अपने फ्रेंड से तो जो आप यहाँ सीखते हैं उसको उनसे शेयर करिए। प्लस जर्नी के कुछ रूल्स होंगे जो मृदुला ने आपके साथ शेयर किए होंगे,
सो प्लीज हम वो रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि हम सब इकट्ठे आगे बढ़े और इकट्ठे एक पे पहुंचे जहां जाके ये ना हो कि मैं तो पीछे रह गया या रह गई या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्टिव से हम ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है वो है न्यूट्रिशन के बेसिक्स। सो ये सेशन चूज क्यों किया हमने, इस सेशन का पर्पस है कि जब भी खाने के बारे में बात होती है हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर कोई खाने को एक अलग नजरिए से देखता है। सो इस सेशन के थ्रू हम खाने से रिलेटेड एक अलग नजरिया डेवलप करना चाहते हैं जिसे हम किसी प्रॉब्लम से ना जोड़ें, हम उसके महत्व को और उसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। पर ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम खाने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? आप लोग प्लीज अपने अपने व्यूज शेयर करें कि जब खाने की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ऑब्वियसली मैम कि क्या खाएं। ठीक है, और क्या खाना चाहिए मैडम? टेस्ट। हेलो, हाँ जी, टेस्ट सबसे पहले दिमाग में आता है। क्या मैडम क्या खाना चाहिए? शुगर बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी या नहीं, और मैडम क्या खाना चाहिए? और क्या खाना चाहिए, और कुछ? और कितने लिमिट में भी खाना चाहिए? अच्छा, क्या ये हाई इन कार्ब्स है कि नहीं? जो भी खा रहे हैं उसके लिए बोलस कितना लेना पड़ेगा? ठीक। तो अभी तक क्या होता है कि जब भी खाने के बारे में सोचते हैं सबसे पहले क्या एक ये खाने से शुगर कितनी बढ़ेगी, इस खाने के साथ इंसुलिन कितनी लेनी है, इस खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है तो कितने हैं, इन्हीं चीजों में दिमाग खोया रहता है। बट क्या कभी खाने को शुगर से हटा के पाते हैं आप लोग? अगर मैं बात करूं खाइए पर शुगर के बारे में मत, तो ऐसा होगा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। अभी ठीक है? इज इट फाइन? यस यस मैम। सो शुगर अगर सोच पाते हैं कि खाने के बारे में सोचने पर शुगर के बारे में ना ध्यान आए, प्लस कितना लेना है, शुगर कितनी बढ़ेगी। जी मैम। मैम वॉइस इज स्टिल नॉट क्लियर मैम। वॉइस इज Is it clear now? यस अब क्लियर है बिल्कुल? यस यस। सो कभी ऐसा होता है कि खाने को शुगर से कनेक्ट किए बिना आप सोच पाते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं? जी मैम। कब? जब हम ये सब चीजें मैनेज करके बहुत टायर्ड हो जाते हैं कि क्या यही सब जिंदगी रह गई है। बिल्कुल सही, यही तभी वो मोमेंट होता है जब हम खाने को शुगर से नहीं कनेक्ट करते, मतलब हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं और लगता है कि क्या यही लाइफ है। सो आज से एक डेफिनेटली शुगर तो मैनेज करनी है, ऐसा नहीं कि शुगर मैनेज नहीं करनी है, पर आज चलिए खाने को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आज के बाद एक हफ्ते तक जब भी खाना खाएंगे तो शुगर के बारे में नहीं सोचेंगे, खाने को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखेंगे, न्यूट्रिशन के नज़रिए से या पौष्टिकता के नज़रिए से। ठीक है?
तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। सो खाना है क्या? खाने को हर कोई अलग अलग नजरिए से देखता है, अलग अलग नजरिए से इसके बारे में समझने की कोशिश करता है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा खाने को सिर्फ उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करता है। सो हम थक क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में खाने को हम सिर्फ एक प्रॉब्लम से कनेक्ट कर रहे होते हैं जिससे हम गुजर रहे होते हैं। हम खाने का वो एक्चुअल महत्व कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, खाने का महत्व वही रहता है। खाना खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि खाने के बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। खाने की इम्पोर्टेंस क्या है? खाना हमें सर्वाइवल के लिए ताकत तो देता है, साथ ही साथ यही इकलौता सोर्स है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व मिलते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को चलने के लिए पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे। कहीं और से हमें ये पौष्टिक तत्व नहीं मिलने वाले, हमें सिर्फ खाने से ही मिलेंगे। तो इसीलिए खाने को अपनी प्रॉब्लम से कनेक्ट डायरेक्टली मत करिए। खाने को प्रॉब्लम से दूर रखिए, सिर्फ पौष्टिक तत्व एक सोर्स मानिए। और जब भी खाना खाते हैं तो सिर्फ पौष्टिक तत्वों के बारे में सोचिए जो शरीर के लिए जरूरी है, जो हमें लेना जरूरी है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हर इंसान को वही पौष्टिक तत्व चाहिए। प्रॉब्लम हो या ना हो, उन पौष्टिक तत्वों का लेवल वही होना चाहिए। So it has nothing to do with problem, it has nothing to do with any issue, it has to do with survival. इसका कनेक्शन हमारे लाइफ से है। इसीलिए अब से खाने को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करिए। पर क्या होता है, हम ये बोलते हैं ना कि दोस्त तो कई सारे हम बनाते हैं, पर अच्छे दोस्तों को चुनना बहुत जरूरी होता है। और ये जो अच्छे दोस्त होते हैं ये हमारी लाइफ का कई बार मीनिंग बदल देते हैं। अगर गलत दोस्त हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो वो लाइफ को खराब करने का भी पोटेंशियल रखते हैं। उसी तरह जब हम खाने को अपना दोस्त बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही चीज़ों को चुनें ताकि हमारे लाइफ का पर्पस जो है वो सॉर्ट आउट हो। अब अगर खाने में हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने में पाए जाते हैं? आमतौर पर हमारा जो खाना है, मृदुला नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आमतौर पर जो हमारा खाना है उसमें दो तरीके के मोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला जो न्यूट्रिएंट कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है जिसको खाने से हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं और यही मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कैलोरीज या एनर्जी देते हैं। इसके अलावा दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ताकत नहीं देते, वो हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है हमारी बॉडी की उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए इन न्यूट्रिएंट्स को, जिन न्यूट्रिएंट्स का कनेक्शन हमको शरीर में कैलोरीज और एनर्जी देने के लिए ज़्यादातर होता है उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। विद्ला उसको प्रेस करना सो इट विल कम। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। अब क्योंकि इन तीनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है इसलिए इन तीनों की मात्रा भी अलग अलग लेनी पड़ती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे जब हम इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन हमारे खाने में खराब हो जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन जो खराब होने का रीज़न है उसके कहीं ना कहीं हमारे डर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे खाने को सिर्फ एक प्रॉब्लम से कनेक्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खाने के सिग्निफिकेंस को पीछे छोड़ देते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं कि क्या ऐसा करे कि ये ऐसा हो, कैसे करे कि ये ऐसा हो। हम एक रिजल्ट को चेज कर रहे होते हैं पर हम उन न्यूट्रिएंट्स के इम्पोर्टेंस को भूलते जाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं आमतौर पर सारे फूड प्रोडक्ट्स में होते हैं पर अलग अलग मात्रा में होते हैं और उनको हमें कंपैरेटिव टू दीज न्यूट्रिएंट्स हमें उनको कम मात्रा में खाना होता है, इसलिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, एक बात बताइए, आपके हिसाब से
कार्बोहाइड्रेट क्या हमारे खाने के लिए जरूरी है? यस। यस मैम। क्यों क्यों जरूरी है? नहीं खाएंगे मम्मी तो को क्या हो? क्योंकि एनर्जी उसी से मिलती है हमें पूरा दिन कुछ भी काम करने की, क्योंकि वही कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और बहुत सेल्स को एनर्जी देता है। गुड। सो तो क्या हमें इनसे डरना चाहिए? क्या हमें इन्हीं के बारे में सोचते रहना चाहिए? ये क्या सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है कि हम सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहें? आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कोई भी कॉन्वर्सेशन होता है खाने के पीछे तो वो कार्बोहाइड्रेट के चारों तरफ ही रिवॉल्व करता है, जो बात करता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात करता है। तो मैम हमें क्या उसके बारे कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए पर एक मॉडरेशन में। कार्बोहाइड्रेट अच्छा, बॉडी ऐसा को तो एनर्जी देता है, बॉडी के लिए नेसेसरी है, बच्चे जैसे डेवलपमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, लेकिन मॉडरेशन में। ठीक है। तो फिर मॉडरेशन में लेना होता है तो ठीक है, बट क्या कार्बोहाइड्रेट के टाइप का भी कोई कनेक्शन होता है हमारी बॉडी से? हाँ जी मैम, जैसे सिंपल, आई थिंक मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है वैसे, कुछ हम फूड खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं कि बॉडी में एकदम से ब्रेक डाउन कर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फिर उन्हें खाएं या ना खाएं, या उन्हें मैम हटा दें? खाना, बॉडी है, बॉडी में ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर द बॉडी, तो श्योरली लेना तो है, चाहे वो डायबिटिक है या नॉर्मल दूसरा पर्सन भी है। तो डायबिटिक है तो मॉडरेशन में लेना है, क्योंकि विदाउट कार्बोहाइड्रेट बॉडी बिल्ड नहीं करती, आई थिंक सो। तो अगर डायबिटीज नहीं है तो कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं? नहीं, तब भी मॉडरेशन में ही। अगर हम कितनी भी क्वांटिटी में लेंगे तो फिर वो ओबेसिटी हो जाएगी, आई थिंक। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो स्लाइड में आप न्यूट्रिएंट का परसेंटेज देख रहे हो, क्या वो सिर्फ डायबिटिक्स के लिए है या नॉन डायबिटिक्स के लिए है, या किसी के लिए भी ये सेम है? मैम सबके लिए ही है ये परसेंटेज सब फॉर पे लागू ऑल, होता है? आई थिंक तो ये सबके लिए ही होता है कि हमारी बॉडी को फैट फैट इसी परसेंट में चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि डायबिटीज हो चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, खाना तो सबको सेम ही खाना है, यही नो हुआ ना मैम, इसका मतलब? नहीं, जो अगर डायबिटिक है तो उनको मॉडरेशन में खाना है, अकॉर्डिंग टू अपनी इंसुलिन नीड के, जितनी हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, और जिनको और डायबिटीज बाकियों नहीं है की वो क्या बॉडी करे? ठीक है तो वो एक्सट्रीम तो वो भी नहीं ले सकते, नीड तो दोनों की सेम है, लेकिन मैम उनको जो अपने इंसुलिन एडजस्टमेंट के साथ लेना है कार्बोहाइड्रेट, हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग इंसुलिन टू जो देयर। नॉन डायबिटिक जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन नेचुरली जनरेट होती है, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से वो हमें ज्यादा लेना या है कम हो सकती अपनी है, इंसुलिन बट हमारी एडजस्टमेंट बॉडी के में साथ। नहीं होती। तो क्या आपको एक फिक्स अमाउंट लेना है और दूसरे को उतना, और दूसरा कुछ भी खा सकता है या ज्यादा भी खा सकता है, आप नहीं खा नहीं सकते, ऐसा चाहिए, है? खाना नहीं चाहिए, एक लंबे टाइम तक वो भी खाएंगे तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आगे चलकर हो जाएगी, बट अगर वो खा भी लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम इंस्टेंट दिखाई देगी, उनको सेम टाइम पे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उनकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी उस टाइम। देखो, अब यहाँ आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि फर्क सिर्फ इतना होता है, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, खाने का रिएक्शन हर इंसान की बॉडी में सेम होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी की बॉडी में वो इंस्टेंटली दिख जाता है वो रिएक्शन, और किसी की बॉडी में नहीं दिखता। तो कोई चीज अगर नहीं दिखती है तो इससे ये मतलब नहीं है कि वो हो नहीं रही। लोग ये सोचते हैं कि जिसकी बॉडी में दिख रही है सिर्फ उसी को प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी बॉडी में नहीं दिख रही उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो ऐसा नहीं है, जो प्रॉब्लम एक पर्सन की बॉडी में होती है वही दूसरी बॉडी में होती है, वही तीसरी बॉडी में होती है, पर दिख नहीं रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि हो नहीं रही, हो तो रहा है, बस दिख नहीं रहा, तो वो हिडन है। ठीक है, सो इसीलिए जो मॉडरेशन की परिभाषा है वो हर व्यक्ति के लिए सेम है। मॉडरेशन इज मॉडरेशन, और ये रूल कभी भी बदलता नहीं है लाइफ में। अगर हम इतना समझ लें तो हम सब की प्रॉब्लम लाइफ की सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इससे किसी भी प्रॉब्लम का कोई कनेक्शन नहीं है, खाने का पर्पस एक ही है, पौष्टिकता लेना, और पौष्टिकता राइट अमाउंट में लेना दूसरा एक पर्पस है। तो वो राइट अमाउंट तो सेम है सबके लिए, वो बदलेगा नहीं। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि
इन न्यूट्रिएंट्स को हमको कैसे इनके सोर्सेस क्या हैं और कैसे हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी कॉन्वर्सेशन में कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका मेन काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। पर कार्बोहाइड्रेट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होते। सो कार्बोहाइड्रेट के जो अलग अलग टाइप हैं वो सारे एनर्जी तो देते हैं, पर उसके साथ कुछ एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस होते हैं जो साथ में उनका इफेक्ट के साथ आते हैं। सो सबसे पहला टाइप जो कार्बोहाइड्रेट का डिस्कस करेंगे वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब नाम से क्या समझ में आ रहा है? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है? बहुत सादा। या फिर अगर हम बात करें कि इसको सिंपल नेम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होने के कारण इनको जब भी हम खाते हैं ये हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देते हैं या इंस्टेंट कैलोरीज देते हैं, और ये एकदम से भागते हैं हमारी बॉडी में कैलोरीज देने के लिए। सो कैलोरीज दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, पर इंस्टेंटली दे रहे हैं। बट इसके साथ एक और इशू होता है, एनर्जी तो देते हैं और इंस्टेंटली भी देते हैं, तो देखा जाए तो ये एक इनका पॉजिटिव पॉइंट है। पर इसके साथ एक एडिशन चीज क्या है, ये आमतौर पर सिर्फ हमें एनर्जी ही देते हैं, साथ में न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं देते। सो ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जो एनर्जी तुरंत देगा पर न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं देगा। सो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, अब एक बात बताओ, चीनी और शहद और गुड़ में क्या फर्क है? हेलो मैम, जो हनी है, हनी हमें इंस्टेंट रिएक्शन देता है। लाइक जैसे हमारी शुगर लेवल लो हो गई है तो हमें बोला जाता है कि भाई हनी में पानी में हनी मिला के पी लो, तो उससे इंस्टेंट हाइक मिलता है शुगर को एंड वो कंट्रोल कर लेता है। एंड शुगर मतलब बढ़ता नहीं है। शुगर तो गुड़ में क्या डिफरेंस है? गुड़ क्या करता है और चीनी क्या करती है? शुगर की Ma'am, हेलो good is most natural source of sugar. Then comes honey and then sugar at the last. अच्छा, फिर ग्लूकोज कहाँ रखेंगे हम? मैम आई थिंक तीनों की प्रोसेसिंग अलग है। लाइक शुगर जो है उसकी प्रोसेसिंग में ज्यादा स्टेप्स फॉलो होते हैं, और गुड़ पहले बनता है जो बैलेंस करने से, मतलब बगासीर के बाद जो बचता है उससे चीनी बनती है। एंड हनी जो है वो प्योरली नेचुरल है, उसमें कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो आई थिंक ये नेचुरल और प्रोसेस्ड फूड का डिफरेंस होगा शायद। देखो अब इसमें क्या आता है, जब हम इसकी भागने की स्पीड को कंपेयर करें, सो यहाँ हम रनिंग स्पीड की बात कर रहे हैं। सो यहाँ ये तो तय है कि न्यूट्रिएंट्स तो इन तीनों से हमें कोई ज्यादा नहीं मिलते, हमें बहुत नेग्लिजिबल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो यहाँ जो है इनका मेन काम है इनकी भागने की स्पीड, दे रन। ठीक है। सो अब अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है, सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। तो सबसे तेजी से भागने की स्पीड जो होगी वो ग्लूकोज की होगी। ठीक है। फिर उसके बाद चाहे हम हनी ले, चाहे चीनी ले, चाहे गुड़ ले, ये दो मॉलिक्यूल से जुड़कर बनते हैं, तो ये तीनों सेम रफ्तार में हमारी ब्लड में भागते हैं, हमें सेम रफ्तार में एनर्जी देते हैं। तो चीनी, शहद और गुड़ अगर हम भागने की स्पीड कंपेयर करें तो तीनों की ऑलमोस्ट सेम है। फिर तीसरा जो इसका पार्ट है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट शुगर होता है, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, पर इसको जब जूस के फॉर्म में लिया जाता है तो वो बहुत तेजी से भागता है क्योंकि उसमें रेशा नहीं होता। पर जब फल के फॉर्म में लेते हैं तो थोड़ा सा स्पीड उसमें डिफरेंट हो सकती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फर्क हो जाते हैं। चौथा है लैक्टोज, ऐसी शुगर जो दूध में प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इनकी स्पीड कंपेयर करें तो लैक्टोज की स्पीड थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं दूध में, जिससे उसका इफेक्ट आता है। पर ये सभी शुगर्स जो होती हैं ये सिंपल शुगर्स की कैटेगरी में आती हैं। अब एक बात बताओ, सिंपल शुगर
हमें न्यूट्रिएंट्स तो उतने देती नहीं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। हमें तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पे आता है? क्या ये हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है या फिर? मैम ये हाँ, हमें एनर्जी देते हैं। तो क्या हमें जरूरी है इनको खाना? यस मैम, बिकॉज बॉडी में एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे। क्यों, आप क्या शुगर खाते हो और आप काम कर नहीं पाते? नहीं मैम, लाइक जैसे आपने मिल्क बोला, फ्रूट्स बोले, अब मिल्क और फ्रूट्स फ्रूट में को हटा दो। ओके अभी मिल्क और फ्रूट का डिस्कशन हम आगे करेंगे। हम Glucose, ग्लूकोज, sugar, and शहद और everything is necessary when we have hypos. यस। सो अब बात आती है कि क्या माना जाता है कि भाई जिसको डायबिटीज है वो चीनी ना खाए, बाकी सब चीनी खाएं। तो ऐसा क्यों है? क्या दूसरों के लिए भी चीनी बहुत जरूरी है? उनकी बॉडी नहीं चल पाएगी अगर वो चीनी नहीं खाएंगे तो? नहीं मैम, अकॉर्डिंग टू टुडेज लाइफस्टाइल किसी के लिए भी नेसेसरी नहीं है टू हैव शुगर। यस। सो ये एक सिंपल लॉजिक अगर हम समझ जाएं सभी, तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो पॉइंट ये है कि चीनी की ज़रूरत या सिंपल कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत एक्चुअली में हमें उतनी नहीं होती। हमारी बॉडी में इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। शुगर इज जस्ट फॉर टेस्ट, शुगर इज अ टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति चीनी नहीं खाएगा तो उसे फायदा ही होगा, उसे नुकसान नहीं होगा। बट ये उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब शुगर लो होती है। तो शुगर है जिस समय, उस समय हमें ऐसा सोर्स चाहिए जो बहुत तेजी से काम करे, जो बहुत तेजी से खून में दौड़े। उस टाइम पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही लेने चाहिए और इन्हीं का इम्पोर्टेंस है। सो आपने देखा होगा कि ग्लूकोज को बेस्ट कहते हैं। ग्लूकोज को बेस्ट इसलिए कहते हैं लो शुगर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ डायरेक्टली जाके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और सबसे तेजी से शुगर यही बढ़ाएगा। इसलिए आप सबकी जब भी शुगर लो होती है, आप लोग सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही चूज किया करो। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है कार्बोहाइड्रेट की, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो अब एक बात बताओ कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जरूरी है खाने या सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स आई थिंक। क्यों? ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों खानी है, सिंपल नहीं खा सकते? क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स और भी होते हैं जो बॉडी को चाहिए। जो सिंपल है वो बॉडी को, जैसे आपने कहा कि शुगर है वो बॉडी नहीं भी खाएंगे तो चल जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो एनर्जी देते हैं, विटामिन, मिनरल्स, मतलब बाकी चीज़ें भी हमें इनसे मिलती हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमें फाइबर भी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से एकदम से वो शुगर को बढ़ा नहीं फ्लक्चुएट देते, नहीं करते। फ्लक्चुएट नहीं अच्छा, करता है। एक पल को शुगर को पीछे छोड़ दें तो जो स्लोली एब्जॉर्ब होने का पैटर्न है, क्या वो हमारे लिए दूसरे सेंस में भी फायदेमंद है? शुगर को छोड़ दीजिए, शुगर के अलावा जो स्लो एब्जॉर्प्शन है उसका क्या फायदा है? कि बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और जैसे हार्म भी नहीं होगा बॉडी। जैसे सिंपल अगर हम ले रहे हैं शुगर वगैरह, उसमें बॉडी को स्लो एंड स्टेडी ऑब्जॉर्प्शन से ये भी फायदा है कि जब हमें एनर्जी थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी। लेकिन अगर एकदम से शुगर नहीं, अगर एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी बॉडी में तो उसका कभी कभी हम लो फील करेंगे, बॉडी में एनर्जी फील नहीं करेंगे, कभी बहुत फील करेंगे। और एनर्जी के अलावा क्या फायदा होता है? कोई और फायदा ध्यान आ रहा है? मैम लाइक बॉडी जैसे एब्जॉर्ब करती है हर मील से। लाइक हम चपाती खाते हैं, चपाती में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके कारण ये टूटने में समय लेते हैं। इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि ये लंबी लंबी चेन्स होती हैं जो ग्लूकोज की, वो कनेक्ट होके इनका स्ट्रक्चर बनाती है। तो चेन अगर लंबी सी है तो उसको टूटने में टाइम लगेगा।
सो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का दूसरा फायदा क्या होता है, एनर्जी तो ये भी देंगे, पर कॉम्प्लेक्स है, टूटने में समय लगेगा तो एनर्जी धीरे धीरे मिलेगी जैसे आपने बताया। प्लस इनका सबसे बड़ा फायदा होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं यही हमें पौष्टिक तत्व देते हैं। कोई चीज जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं होगी तब तक पौष्टिक तत्व नहीं देगी, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स नेचर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि कोई चीज जब धीरे धीरे टूटती है तो पहली चीज धीरे धीरे एनर्जी लंबे समय तक मिलती रहती है। एक ऐसा नहीं होता कि एकदम से एनर्जी मिली और एकदम से फिर हम भूखे पेट हो गए और हमें लगे कि अब तो एनर्जी ड्रेन हो रही है। एक कंटिन्यूअस सप्लाई एनर्जी का चलता है। तो जहाँ कंटिन्यूअस धीरे धीरे कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी फूड प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है तो उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स भी धीरे धीरे रिलीज होते हैं। अब वो रिलीज कैसे होते हैं, जब कॉम्प्लेक्सिटी है तो कोई भी फूड प्रोडक्ट हमारी बॉडी से, हमारी इंटेस्टीन से, हमारे सिस्टम से धीरे धीरे पास होता है। तो वो जितना ज़्यादा समय हमारी इंटेस्टीन में लेता है, जितना ज़्यादा समय हमारी बॉडी में ठहरता है, उतना ज़्यादा बॉडी को मौका मिलता है उससे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का, और उसको तोड़ने के लिए बॉडी बहुत काम करती है। सो जनरली प्रॉब्लम्स कब आती है कि जब हम ऐसा खाना खाने लगते हैं जिसके लिए बॉडी को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, उससे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, उसी से लोगों का वजन बढ़ता है, क्योंकि बॉडी काम नहीं कर रही। फूड तो फिसल के एकदम नीचे चला गया और इकट्ठा हो गया, ना उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, ना बॉडी ने काम किया उससे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, खाना धीरे धीरे सिस्टम से पास हो रहा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब सिस्टम मेहनत करता है तो पेट भी अपना काम अच्छे से करता है, इंटेस्टीन भी अपना काम अच्छे से करती है। पेट का काम है खाना डाइजेस्ट करना, तो डाइजेशन अच्छे से होगा। इंटेस्टीन का काम है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, तो इंटेस्टीन अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। तो गट सिस्टम पूरा काम करके, मेहनत करके एनर्जी को यूज करता है। तो हम जितनी एनर्जी खाने से लेते हैं उतनी यूज भी होने लगती है, और वो हमारे शरीर में फैट के फॉर्म में स्टोर नहीं होती। तो इसीलिए जब भी खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ कि जिससे धीरे धीरे जो टूटे बॉडी में, जिससे पूरे पौष्टिक तत्व मिले। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा होल ग्रेन्स खाने चाहिए। अब होल ग्रेन्स का दूसरी चीज जो होती है, कोई भी चीज या कोई भी खाने के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो उनके छिलकों में पाए जाते हैं, कभी भी ग्रेन के अंदर नहीं पाए जाते, छिलकों में होते हैं। तो होल का मतलब क्या है कि हम उसको छिलके सहित खा रहे हैं। कोई भी चीज जो हम छिलका उतार के खाते हैं, तो जितने छिलके आप फेंक रहे होते हो, समझ जाया करो कि आपने उतने न्यूट्रिएंट्स फेंक दिए। सो अगर न्यूट्रिएंट्स लेने हैं तो जितनी चीजों को खा सकते हैं उनको छिलकों के सहित खाना है। तो जब छिलकों के सहित खाएंगे तो वो टूटने में भी ज्यादा समय लेगा, वो पचने में भी अच्छा समय लेगा, और अच्छे से पचेगा भी, वो ज्यादा टाइम तक सिस्टम में रहेगा तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, और उसी से हमारा वजन भी कम होगा, उसी से हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगी। सो अब छिलके सहित खाने का क्या मतलब है कि अगर हम गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं को या तो तोड़ के दलिए के फॉर्म में खाएं, और अगर उसको रोटी बनानी है तो उसका जो आटा बना रहे हैं उसको बारीक ना पीसें, उसको थोड़ा मोटा पीसें, और उसको कभी भी ना छाने, क्योंकि जो छान के हम फेंकते हैं वही तो गेहूं का छिलका है, और वो तो हमें खाना है क्योंकि छिलके में ही तो पौष्टिक तत्व है। तो हमेशा वो चोकर होना चाहिए गेहूं में। जब हम दूसरे अनाज की बात करते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, उन सब में भी क्या करना है आपको, वो भी पिसे हुए होते हैं, उनको भी नहीं छानना। तो छानने का प्रोसेस कहीं नहीं करना। जहां हमने किसी भी चीज को बहुत बारीक बारीक तोड़ने की कोशिश करी, वहां हम उसका छिलका लूज करते जाएंगे। तो चीजों को जितना हो सकता है थोड़ा कोर्स फॉर्म में खाओ, थोड़ा मोटे फॉर्म में खाओ, ताकि बॉडी को उसको पचाने में मेहनत करनी पड़े। वही चीज सब्जियों के साथ होती है। तो अगर सब्जी का छिलका पतला है, आप उसको मत उतारो। जिन सब्जियों को छिलके सहित खा सकते हैं उनको छिलके सहित खाना चाहिए, क्योंकि छिलका उतार रहे हैं तो मतलब पौष्टिक तत्व फेंक रहे हैं। वही चीज फलों में है। मैम, इस बात पे मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे आजकल बोलते हैं कि पेस्टिसाइड ज्यादा यूज हो रहे हैं तो हमें छिलका नहीं खाना चाहिए।
तो उस केस में हमें छिलका खाना चाहिए, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। जैसे खीरा है, खीरे का पहले के टाइम पे हम लोग कहते थे कि हाँ हम छिलके के साथ भी खा लेते थे, बट आज के टाइम पे हम कहते हैं कि छिलका उतार के खाना चाहिए। तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जी को, फलों को अच्छे से धोकर खाना चाहिए, ठीक है। और जो पेस्टिसाइड अगर डल चुका है, पेस्टिसाइड कहाँ डलता है? पेस्टिसाइड हमेशा जमीन में डाला जाता है, पेड़ों पे डाला जाता है। तो जो ऊपर लगा है उसको आप धो के हटा सकते हो, पर जो चीज सॉइल में चली गई है वो तो सारी फूड प्रोडक्ट के अंदर है, उसको हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। सो अगर जो चीज डल गई है, ऊपर ऊपर है, तो वो आप अच्छे से धोगे तो वो निकल जाएगी। पर जो चीज अंदर जा चुकी है वो सिर्फ छिलके तक सीमित नहीं रहेगी, वो तो पूरे फूड प्रोडक्ट में जा चुकी है। तो अगर पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड तो हर चीज में है। केमिकली लेडेड फूड भी तो हम खाते हैं, तब हम उस केमिकल के बारे में पर हम जब दूध पीते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, अब हमको एकदम से पेस्टिसाइड का ध्यान आता है। सो इसलिए इतना नहीं सोचो, उसको वॉश करो, अच्छे से धो, घिस के धो, और फिर उसको छिलके सहित हम खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं इट इज सर्वाइवल ऑफ, जो इस जंग में जीतेगा सरवाइव करने की, वही सरवाइव करेगा। तो ये जंग तो हमेशा हर समय अलग अलग तरीके से चलती आ रही है। कभी एनवायरनमेंट बहुत हार्श रहता था, कभी लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉट होता था, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी, बहुत बाढ़ आती थी, तो लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता था। आज की जो हमारी लड़ाई है, हमारे पास सब कन्वीनियंस है, हमारे पास कंफर्ट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट आज की जो हमारी लड़ाई है वो केमिकल्स की है। पहले केमिकल से नहीं होता था, पहले हम नेचर से अफेक्ट होते थे कि नेचर या नेचर के जो डिजास्टर्स होते थे वो हमारी बॉडी को अफेक्ट, लोगों की बॉडी को अफेक्ट करते थे, या लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता था। आज हमारे पास सब कुछ है, बट आज हमारी लाइफ में केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूजेज है। सो हम चाह कर भी उन चीजों से बच नहीं सकते, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो इसलिए जो हेल्दी है उसको हेल्दी ही समझ के खाना है, उसको अच्छे से धोकर खाना है, अच्छे से कुक करके खाना है, जो चीज़ों को कुक करके खाना है। बट ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा कि पौष्टिक तत्व छिलकों में ही होते हैं और हमें उनको खाना ज़रूरी है। बट हाँ, अगर आप कभी देखते हो कि आपको सब्जी बिल्कुल ही आपकी मुरझा चुकी है और उसकी छिलका बहुत मोटा हो गया है, पक गया है, खाने लायक नहीं है, तब आप उसको देख सकते हो कि आप उसको रिमूव कर दो। पर जितना हो सकता है, जिन चीज़ों को छिलके के साथ खाना, उनको छिलके के साथ खाइए। इवन जब आप संतरा खाते हैं, मौसमी खाते हैं, तो हम उसके वाइट वाइट रेशे निकाल निकाल के अलग करते हैं, अच्छे से बैठते हैं हम उसको, पहले तो कितना टाइम वेस्ट करते हैं कि पहले उसके वाइट रेशे निकालें। तो वो जो रेशे हैं वो तो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, तो उनको बहुत ज्यादा मत निकालिए। जो मोटे मोटे निकल गए छिलके के साथ, वो निकल गए, उनके साथ खाइए। ये सब फाइबर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक चीज को जितना साबुत हो सकता है उतना साबुत खाइए, जितना कोर्स हो सकता है उतना कोर्स खाइए। मैम, इसमें अभी आपने बताया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रनिंग फास्ट टाइम होता है उनका रन करने का, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो रन करते हैं। तो ये टाइम कितना होता है? मतलब अगर हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कितने टाइम में जाकर ये कम्प्लीटली बॉडी से निकल जाते हैं, या इनका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? स्लो का मतलब कितना टाइम है? स्लो का टाइम डिपेंड करता है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ फूड में। कभी भी हम एक चीज नहीं खाते, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो वो खाना, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड कितना देर लगेगा पचने में, वो डिपेंड करता है कि कितना कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट है। ऐसा तो नहीं होता कि हम सिर्फ रोटी ही खाते हैं, रोटी को कोई सब्जी के साथ खाता है, कोई दाल के साथ खाता है, कोई दाल सब्जी दही तीनों के साथ खाता है। तो कितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं उस पर उसका ब्रेकडाउन डिपेंड करता है। पर ये जरूर है कि आप कभी भी नोटिस करना, आप अपनी बॉडी में ये चीज नोटिस करना कि जब आपने कभी जूस पिया तो आपको कैसा फील होता है, और उसी के अलावा आपने किस दिन एक ग्लास दूध का पिया तो आपको कैसा फील हुआ, कभी आपने सिर्फ सब्जी रोटी खाई और आपको कैसा फील हुआ, कभी आपने रोटी सब्जी दाल और दही खाई और आपको कैसा फील हुआ, कितनी देर तक आपका पेट भरा रहा, वो आपको समझाएगा कि आपकी बॉडी में वो फूड कितनी देर तक स्टे करके रखा उसने। सो अलग अलग खाने का हमारी बॉडी में जो इफेक्ट है, हम अगर ध्यान से उसको
समझने की कोशिश करें तो हम अपनी बॉडी में वो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स और अलग अलग कॉम्बिनेशन का इफेक्ट समझ सकते हैं। सो वो ऑब्जर्व करके आप देखना। थर्ड कैटेगरी भी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसमें इस कैटेगरी को कहते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। अब कोई मुझे ये बताए कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है? मैम जो बिल्कुल ही फाइबर निकाल के और ग्रेन्स को बिल्कुल ही वो फाइबर सारा कुछ छान के बिल्कुल बारीक जो होता है, जैसे कि रिफाइंड फ्लावर है या जितना भी उसको केमिकली प्रोसेस, जितना ज्यादा प्रोसेस होता है वो उतना रिफाइंड हो जाता है। जितना प्रोसेस ठीक है। प्रोसेस कम करेंगे उतना वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो रिफाइंड और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क आ जाता है? कॉम्प्लेक्स जो कि है वो वो अपने छिलके का नेचुरल फॉर्म में और कोर्स फॉर्म में होता है, जबकि रिफाइंड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, तो क्या फर्क होता है जब हम खाते हैं, तो क्या फर्क होता है फिर? मैम रिफाइंड जो होता है वो हमारी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाता है। वो क्या कहते हैं, इकट्ठा आई मीन तो से वो हमें न्यूट्रिशन उतना अच्छे से नहीं दे पाता, क्योंकि उसके अंदर से उसके सारे छिलके, सारे विटामिन मिनरल सब निकल जाते हैं प्रोसेसिंग में। और जो कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो रिफाइंड वाले में हमें जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, सिर्फ कार्ब्स मिलते हैं। सो क्या हमें रिफाइंड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए? हमें मैम लिमिट नहीं में खाना खाना चाहिए। चाहिए, इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये चीज ऐसी है कि सिर्फ जिसको कोई प्रॉब्लम है सिर्फ उसी को कम खाना चाहिए या सबको ही कम खाना चाहिए? किसी को भी नहीं खाना चाहिए, बेकार होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता ही नहीं है। आप लोग के घरों में कितना यूज होता है? मैम अब तो बहुत कम होता है, पहले तो फिर भी तो होता वो था, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो ये चीजें आती हैं तो कोई ना खाए, कोई आधे लोग नहीं खाते और आधे लोग खाते हैं। आता है तो सभी खाते हैं। आता है तो सभी खाते हैं, ठीक है, गुड। सो रिफाइंड और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही फर्क होता है, जैसे कि बताया कि जब भी किसी अनाज का या किसी भी फूड प्रोडक्ट का ऊपर का छिलका उतार देते हैं और उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं उस अनाज से, तो उसको रिफाइंड कहते हैं। रिफाइनिंग का मतलब है हम उसको या तो बहुत बारीक कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर का जो मोटा छिलका है, तो मोटापन कहाँ रहेगा, रचरापन कहाँ से आएगा? छिलके से। तो छिलका हटा दिया और अंदर से ग्रेन का पार्ट किया, सो उससे रिफाइंड हम कहते हैं। अभी जो रिफाइंड टर्म है आमतौर पर सब्जियों के लिए नहीं यूज होता, फलों के लिए नहीं यूज होता। ये रिफाइंड टर्म ग्रेन्स के लिए यूज होता है ज्यादातर, क्योंकि ये प्रोसेसिंग आमतौर पर ग्रेन्स में करी जाती है अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो बड़े फैंसी दिखते हैं, बहुत फैंसी लगते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अब कार्बोहाइड्रेट है तो एनर्जी तो देगा ये, बट साथ में जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो हट जाते हैं और इनसे न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिलते। तो अलग अलग ग्रेन्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है? जब गेहूं को अगर हम देखें तो गेहूं के 4 प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। गेहूं को अगर सिर्फ तोड़ दें तो जो गेहूं के टुकड़े होते हैं उसको दलिया कहते हैं, वो ब्रोकन व्हीट होता है। तो वो होल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमने गेहूं का छिलका नहीं हटाया, हमने सिर्फ उसको तोड़ दिया, तो वो ब्रोकन व्हीट बन गया, वो दलिया बन गया। फिर होता है कि हम गेहूं के का आटा बनाते हैं गेहूं से। तो आटा भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है कुछ लोग मोटा उसको पिसवाते हैं और बिना छाने यूज करते हैं। तो जब हम मोटा पिसवा रहे हैं और बिना छाने यूज कर रहे हैं तब भी हमने छिलका तो रखा उसमें, हमने छिलका नहीं हटाया, तो कुछ हद तक वो भी होल ग्रेन में ही जाएगा। फिर दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें हमने गेहूं को बहुत बारीक पीस दिया और ऊपर से छान छान के उसका छिलका अलग करके उसको फेंक देते हैं और फिर बारीक वो गेहूं खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो हमने उसको इतना बारीक पीस दिया, दूसरा हमने उसका छिलका अलग कर दिया, तो वो थोड़ा बहुत रिफाइंड कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें आमतौर पर जितने पैकेट वाले आटे होते हैं, आप कभी भी देखना चक्की से पिसा बना हुआ मोटा आटा गूंदना और उसकी रोटी बनाना, और पैकेट वाला आटा गूंदो और उसकी रोटी बनाओ, तो पैकेट वाला जो आटा होगा, चाहे वो कुछ भी एडवर्टाइज करे, वो खिंचता है जैसे मैदा खिंचता है, और चक्की वाला जो आटा होगा उससे जो रोटी बनेगी वो खिंचेगी नहीं रबड़ के समान। सो ये फर्क आ जाता है।
तीसरा पार्ट आता है, तीसरा प्रोडक्ट आता है सूजी। तो सूजी कैसे बनती है? गेहूं का ऊपर का छिलका हटाया जाता है, फिर अंदर का जो पार्ट होता है उसको तोड़कर सूजी बनाई जाती है। तो उसको थोड़ा मोटा रखेंगे तो मोटा रवा होता है, उसको थोड़ा बारीक कर देंगे तो बारीक रवा बन जाएगा। सो ये रिफाइंड होगी या ये कॉम्प्लेक्स होगी सूजी? जैसे कहते हैं कि आटे में बेसन मिला के जरा नहीं, ये अभी बेसन की बात नहीं हो रही, अभी सूजी की बात हो रही है। सूजी रिफाइंड होगी या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स ही है, क्योंकि ये रिफाइंड होगी। किसको और लगता है कि कॉम्प्लेक्स होगी? रिफाइंड है, रिफाइंड होगी मैम। ये बनी तो क्या हटाया? गेहूं का ऊपर हटा दिया ना, हटा दिया तो वो रिफाइंड हो गई। और सूजी को पीसेंगे तो क्या बनेगा? सूजी को पीस देंगे तो क्या बनेगा? मैदा। नहीं, और क्या? बल्क। मैदा। सूजी को पीस दोगे बारीक, या गेहूं के अंदर वाले पार्ट को जब बारीक पीस देते हैं तो बनता है मैदा। ठीक है, तो आपसे याद रखना सूजी भी रिफाइंड है। लोगों को क्या लगता है सूजी तो बहुत हल्की है, उसको हल्का हल्का समझ के बहुत पौष्टिक समझने लगते हैं। तो सूजी ऐसे खराब, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा खराब है, पर ये पता होना चाहिए कि वो रिफाइंड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब बताओ ब्राउन राइस क्या होता है? which is not processed, unpolished. ठीक है, अनपॉलिश्ड होता है, प्रोसेस नहीं होता, तो क्या फर्क होता है उसमें? प्रोसेसिंग का क्या मतलब है इसमें? जो प्रोसेस्ड होगा वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा। जो फूड अनप्रोसेस्ड होगा या फिर बहुत लो मात्रा में प्रोसेस्ड होगा वो हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देगा। तो ब्राउन राइस में क्या करते हैं, वो ऊपर का छिलका थोड़ा सा तो अलग करते हैं राइस का। प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग उसकी भी होती है बट कम होती है प्रोसेसिंग। तो वो जो छिलका है वो थोड़ा कम अलग करते हैं, मोटा मोटा पार्ट अलग कर देते हैं जो खाया नहीं जा सकता, और थोड़ा पार्ट छोड़ देते हैं, तो वो मिनिमली प्रोसेस्ड में आता है। और एक और होता है हैंड पाउंडेड राइस। हैंड पाउंडेड राइस जो होता है वो एक्चुअली जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो आमतौर पर हैंड पाउंडेड राइस खाते हैं। वो हाथ से ही राइस का मिनिमल प्रोसेसिंग करते हैं। और वो जो हैंड पाउंडेड राइस होता है वो भी कहीं ना कहीं नियर टू होल ग्रेन की कैटेगरी में आता है। उसमें भी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग कोई मशीन्स के थ्रू नहीं होती, हाथ के थ्रू ही वो जितना कर सकते हैं वो उसका मोटा छिलका हटा के खाते हैं। तीसरा आता है पॉलिश्ड राइस। जो पॉलिश्ड राइस होता है वो आमतौर पे सफेद राइस के फॉर्म में जो मिलता है, उसमें ऊपर का छिलका बिल्कुल हटा दिया जाता है और उस राइस की पॉलिशिंग करके अंदर से व्हाइट राइस निकाला जाता है। तो इसलिए जो व्हाइट राइस होता है उसमें उतनी मात्रा में आउटर कवर नहीं होता है, तो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है। इसके अलावा इन फूड प्रोडक्ट्स या जो इन आइटम से बने हुए जितने फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी रिफाइंड की ही कैटेगरी में आते हैं। तो जितनी चीजें मैदे से बनेगी वो रिफाइंड की कैटेगरी में आएंगी, जितनी चीजें सूजी और मैदे के कॉम्बिनेशन से बनेगी वो भी रिफाइंड की कैटेगरी में आएंगी। सो इसलिए रिफाइंड की कैटेगरी में आपको उसका सोर्स समझना जरूरी है, और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को आप अपने आप उसमें लिंक कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि रिफाइंड हमें कभी नहीं खाना चाहिए, हमें एक मॉडरेशन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, बट इसकी फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कितने फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं। ठीक है, मैम आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क। हाँ जैसे कि मैं टाइप 1 डायबिटिक के साथ सीलिएक भी हूँ, आई हैव सीलिएक एज वेल। तो जैसे मैंने घर में ओट्स, ठीक है, उसका आटा बनाया, अब वो इतना ज्यादा हैवी होता है तो उसको ना मैंने एक बार छान दिया था, मतलब उसमें से आधा ही अच्छा मतलब पिसा हुआ निकला, और आधा एकदम मतलब ऐसे जैसे जब कहते हैं बुरादा जैसा होता है ऐसा टाइप निकला। तो मतलब न्यूट्रिएंट्स उसके सारे उसी में चले गए, फिर वो वेस्ट हो गया। हाँ, पहली चीज, अगर आप celiac हो तो आप ओट्स मत खाना। ओके, ऐसा क्यों? आप, बिकॉज ओट्स में भी ग्लूटेन होता है। तो अगर आप सीलियाक हो तो आप जौ या बार्ले जैसे ग्रेन तो थोड़ा दूर रहो, और ओट्स भी उसी के भाई बहन है।
तो इसीलिए ओट्स से थोड़ा दूर रहो। ओट्स इज अ डाउटफुल ग्रेन फॉर सीलियाक। आप जो भी ग्रेन खाते हो, आप रागी खाते हो, बाजरा खाते हो, ज्वार खाते हो, या फिर कुट्टू खाते हो, तो कभी भी उसको घर में जब पिसता है तो उसको छानना नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना। छान रहे हो तो मतलब फेंक रहे हो अंदर, बिना छाने उसको मत। ठीक है, तो ओके वो ज्यादा ज्यादा आपको। आटा मैगी दे सकते हैं, आटा मैगी। हाँ, आटा मैगी में अपना दिमाग अभी हम थोड़ी देर बाद लगाएंगे, हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन। अब जरा बताओ प्रोटीन के क्या इंपॉर्टेंस है, फटाफट। enhances growth, ग्रोथ। it helps अच्छा, development. इससे पहले एक चीज छूट गया, हमारी फाइबर छूट गया। सो फाइबर, जैसे अभी हमने नाम लिया फाइबर, हमने बहुत ज्यादा नाम लिया कि फाइबर होता है, फाइबर होता है। तो एक्चुअली फाइबर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा होता है, पर ऐसा पार्ट होता है जो हमारे खाने, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर का कभी इफेक्ट समझना है तो एक काम करना, एक कप में थोड़ा सा पानी लेना और उसमें थोड़ा सा इसबगोल डाल देना, तो देखना कि वो कैसे फूल जाता है। तो फाइबर का काम यही होता है, जैसे ही वो हमारे सिस्टम में जाता है वो जितना भी पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एक बॉल बना लेता है, बॉल या नेट की बॉल बना लेता है। तो जो भी फूड प्रोडक्ट फाइबर रिच होता है वो उस नेट की बॉल में के अंदर होता है, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस नेट की बॉल से छन छन के हमारी बॉडी में निकलते हैं। तो जब वो छन के निकलते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में पास ऑन होता है वो फूड प्रोडक्ट, धीरे धीरे हमारा सिस्टम उसको पास ऑन करने के लिए हेल्प करता है और सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में रिलीज होने लगते हैं। इसीलिए फाइबर वैसे डाइजेस्ट नहीं होता पर बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसको बोलते हैं फाइबर खाओ, रफेज खाओ, इसबगोल खाओ। तो वो डाइजेशन को इम्प्रूव ऐसे ही करता है कि बॉडी को, जब पेट काम करेगा डाइजेस्ट करने में और इंटेस्टाइन काम करेगी उसको एब्जॉर्ब करने में, तो अपने आप बॉडी का डाइजेशन इम्प्रूव होगा। सो इसीलिए अगर किसी भी चीज से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं तो फाइबर कहाँ होगा, आपका उसी चीज से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिसमें फाइबर भी ज्यादा होगा, और फाइबर वहीं होगा जहां न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स छिलके में होते हैं तो फाइबर भी छिलके में ही होगा। अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उतने ज्यादा, इसलिए ग्रेन के अंदर फाइबर नहीं होता। सारा फाइबर हर चीज के छिलके में ही होता है, जहां न्यूट्रिएंट्स होंगे वहीं फाइबर होगा। तो जो चीज फाइबर रिच होगी वो न्यूट्रिएंट रिच भी होगी, और जो चीज न्यूट्रिएंट रिच होगी वो ज्यादा फाइबर भी देगी। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए फाइबर को भी मत फेंको, तो अपने आप न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स भी साथ में रहेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रोटीन। अब बताओ मैम, प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट? हेलो हाँ जी मैम, फाइबर का शुगर में क्या रोल होता है? जैसे कि अगर मैं कभी खीरा, जैसे खीरा फाइबर रिच है, तो मैं पूरा खाना खा रही हूँ, 2 रोटी दाल सब्जी, और उसके साथ खीरा खाती हूँ, तो शुगर जितनी आती है, और अगर खीरा नहीं खाऊं तो बढ़ जाती है। तो इसमें क्या रोल होता है इसका? रोल वही है। फाइबर क्या करेगा, वो नेट की बॉल बना देता है। नेट की बॉल बनाने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स उससे छन के निकलते हैं। तो जब आप वो नेट की बॉल बना लेते हो खाने में, तो जो आपकी शुगर है, ग्लूकोज भी छन के निकलता है। तो जो खाना है वो इतनी स्लोली स्लोली आपके सिस्टम में चलता है कि वो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी देता है और शुगर भी धीरे धीरे रिलीज होती है। तो शुगर ना बढ़ेगी ना कम होगी, शुगर स्टेबल रहेगी। समझ में आया? इमेजिन करो या अपने सिस्टम से एक नेट की बॉल घूम जा रही है, आपके सिस्टम से नीचे जा रही है और धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर रही है। सो ये नेट की बॉल जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगी। तो उसमें शुगर भी होगा, उसमें ग्लूकोज भी होगा, उसमें विटामिन भी होंगे, उसमें मिनरल्स भी होंगे, उसमें प्रोटीन्स भी होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होंगे और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे। तो ना तो कोई प्रॉब्लम, कोई चीज बढ़ेगी ना कोई चीज कम होगी, वो चीज बिल्कुल एप्ट रेशियो में आपकी बॉडी को मिलती रहेगी। और आप ये देखोगे, कभी भी नोटिस करना, जब खीरे के साथ रोटी सब्जी दाल खाते हो और जब विदाउट खीरा सिर्फ रोटी सब्जी खाते हो, कितनी देर बाद भूख लगती है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो खाना कितनी देर तक आपके सिस्टम में रहा। ये भी डिफरेंस आप नोटिस करना आप नेक्स्ट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स को क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? मैम, मसल बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। तो क्या हमें रोज प्रोटीन खाना चाहिए?
ऐसा है कि अगर हम हफ्ते में 2 दिन अच्छा प्रोटीन खाएंगे तो पूरे हफ्ते का काम चल जाएगा हमारा? नहीं मैम, रोज खाने चाहिए। नो मैम। अगर मेरे घर में रोज दाल नहीं बनती तो मैं क्या करूं? दूध तो पीना चाहिए। मैम मिल्क। अच्छा, तो मिल्क पीने से सिर्फ मुझे सारा प्रोटीन मिल जाएगा? मैम सोयाबीन पनीर। एग। मैं तो रोज नहीं खाती, सोयाबीन भी नहीं खाती, मैं पनीर भी नहीं खाती रोज। तो मैं दाल भी नहीं बनती मेरे यहाँ रोज, तो मैं क्या करूं? एग, मीट, फिश, चिकन, नट्स। नट्स मैं तो मस्ट है। वेजिटेरियन, मैं नट्स तो वेजिटेरियन। मस्ट है। नट्स तो मस्ट है। तो क्या अच्छा सिर्फ नट्स खाऊंगी तो मुझे सारा प्रोटीन मिल जाएगा दिन भर का? नहीं मिलेगा बहुत, नो मैम। क्योंकि कंफ्यूजन होता है। या सिर्फ दूध पीने से मिल जाएगा? नो मैम। नहीं, सब नहीं कुछ मिलेगा? बैलेंस करेगा। तो सब कुछ एक बात बैलेंस। बताओ, कितनी दाल खाते हैं सब बच्चे? जरा मुझे ये बताओ, कितनी दाल खाते हो, कितना दूध पीते हो? फटाफट बताओ, रोज दाल खाते हो या नहीं खाते हो? सभी चैट बॉक्स में लिखे, सब चैट बॉक्स में लिखे, और अपने क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो चैट बॉक्स में भी लिखें। अगर कोई नहीं आंसर हो पाया तो वो बाद में आंसर करेंगे हम जरूर। आप चैट बॉक्स में भी लिखो कि कितने करते हैं, और कुछ यहाँ पे बोल भी सकते हैं। कितनी दाल खा रहे हैं सब? जल्दी जल्दी बताओ। डेली? गुड कविता। और फटाफट, कौन रोज दाल नहीं खाता? 1 स्मॉल बाउल ऑफ दाल। ओके, डेली खाते हो? 1 कटोरी ऑफ दाल डेली, दाल एंड कर्ड, यस, गुड गुड। ओ गुड गुड, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हो सारे, सब कुछ खाते हो। चिकन, गुड, ये चिकन बेबी है। एक्सेप्ट ट्यूसडे, ओके। ट्यूसडे को चिकन नहीं खाते। आई अंडरस्टैंड। सो अब एक चीज अच्छे से गांठ बांध लो अब से, हमें प्रोटीन जरूरी है हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका प्रोटीन से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रोटीन तो खाना ही खाना है। और हमें प्रोटीन हर एक मील में खाना है। प्रोटीन किससे मिलता है? जैसे दाल से मिलता है, दूध से मिलता है, दूध से बनी हुई चीजों से मिलता है, एग से मिलता है, नॉनवेज से मिलता है, चने राजमा छोले से मिलता है। बट पता है हमको कितना प्रोटीन चाहिए होता है दिन भर में? जितना हमारा बॉडी वेट है। तो अगर कोई 40 केजीज का है तो उसको 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा, किसी का वेट 50 केजीज है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। सिर्फ एक चीज खाने से प्रोटीन आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई बोले कि मैं तो रोज दाल नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ दूध पीती हूँ रोज, तो मतलब उसका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है। अगर कोई बोले कि मैं दाल खा लेती हूँ पर मैं दूध नहीं पी सकती, मैं दही नहीं अच्छा लगता मुझे, तो भी उस पर्सन का प्रोटीन पूरा नहीं होगा। तो अगर हमें प्रोटीन पूरा करना है अपना, तो हमें डेली दाल भी खानी है, डेली दूध या दही में से चीजें जरूर लेनी है, और उसको बहुत अच्छे से लेना है। हर एक न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मत सोचना कि एक कटोरी दाल तो खा ली थी मैंने, अब तो मुझे प्रोटीन मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, हर एक मील में ये चीजें होनी चाहिए, तभी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। स्पेशली अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, बाल झड़ जाएंगे सारे। तो जो भी लंबे बाल चाहता है ना, वो प्लीज प्रोटीन खाना शुरू करे। जो लंबा होना चाहता है वो भी अच्छे से प्रोटीन खाए। नेल्स भी टूटेंगे, नेल्स में बहुत लाइंस आने लगेंगी क्योंकि वो बहुत अजीब से हो जाएंगे प्रोटीन्स ना खाने की वजह से, और बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। आप कुछ भी काम करोगे थोड़ा सा और थक जाओगे।
सो इसीलिए पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा अगर प्रोटीन ठीक से नहीं खाएंगे। इसलिए प्रोटीन्स खाना अब से शुरू करो हर एक मील में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो न्यूट्रिएंट है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा फैट। तो ये जो फैट होता है ना, ये सबसे ज्यादा एनर्जी या इंटेंस कैलोरीज देता है। बट फैट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यूजली 3 तरह से फैट्स डिफरेंट कैटेगरीज में आता है। जैसे एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट और तीसरा होता है ट्रांस फैट। तो जो अनसैचुरेटेड फैट है उसको पहचानने का तरीका है कि जो भी फैट रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। और यूजुअली यही वो फैट होता है जिसको खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसमें भी कुछ ज्यादा हेल्दी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत हेल्दी तरीके से अनसैचुरेटेड फैट चाहिए तो डिफरेंट तरह के ऑयल्स को यूज करना चाहिए। कभी भी एक ही एक ऑयल को मत यूज करो, आप सारी वेराइटीज ऑफ ऑयल यूज करो। आप घर में मंथली ऑयल चेंज कर सकते हो, कभी कनोला यूज करो, कभी ऑलिव यूज करो, कभी सरसों का तेल यूज करो, कभी ग्राउंडनट ऑयल यूज करो, कभी सोयाबीन ऑयल यूज करो, तो चेंज करते रहो। साथ में हेल्दी फैट्स लेने के लिए हमें डेली अपने खाने में थोड़े से बादाम, अखरोट, पिस्ता जैसे नट्स को भी लेना जरूरी है। और कुछ ऑयल सीड्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे खरबूजे के बीज, पंपकिन के सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। तो ये सीड्स भी जो होते हैं इसमें हेल्दी फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको डिफरेंट प्रोपोर्शन में, कभी भी हमें एक चीज पे स्टिक नहीं होना चाहिए, हमें वैरायटी यूज करनी चाहिए। सेकेंड कैटेगरी होती है सैचुरेटेड फैट की। सैचुरेटेड फैट को पहचानने का सिंपल तरीका है, जो फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है या थोड़ा जम जाता है जब हम उसको ठंडा करते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैट होता है। तो सैचुरेटेड फैट ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें कंज्यूम करना चाहिए, बट इसको कम कंज्यूम करना चाहिए। और इसके कुछ ऑप्शंस हैं। अब जमता क्या क्या है, नारियल का तेल ठंडा करते हैं तो जम जाता है, बटर ठंडा करते हैं जम जाता है, घी को ठंडा करते हैं जम जाता है। इसके अलावा जो एनिमल फैट होता है, जैसे कि रेड मीट में जो फैट होता है वो भी सैचुरेटेड फैट होता है। अब इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बेटर जो होता है वो देसी घी आता है सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में, कहीं ना कहीं, बिकॉज देसी घी एक ऐसा कंपोनेंट है सैचुरेटेड फैट का, या ऐसा टाइप है सैचुरेटेड फैट का जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के राइट प्रोपोर्शन है। इसलिए एज कंपेयर टू बटर या एज कंपेयर टू रेड मीट आप देसी घी रेगुलरली यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तीसरी जो कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट कैटेगरी होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी होती है। ये वो कैटेगरी है जिससे हमें जितना हो सके दूर रहना चाहिए। वो होता है ट्रांस फैट की कैटेगरी। सो ट्रांस फैट जो होते हैं वो जमे हुए भी हो सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हार्मफुल है तो ये सिर्फ जमा हुआ ही होगा, और इसको हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अपनी खाने में, या जितना कम से कम रखें हम उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ट्रांस फैट हमेशा किसी ना किसी प्रोसेसिंग के बाद बनता है। वो प्रोसेसिंग कैसी हो सकती है, वो प्रोसेसिंग हो सकती है जब तेल को इतना जलाया जाए कि वो सॉलिड बन जाए, तो उसमें आता है वनस्पति डालडा। वो तेल को जमा कर बनाया जाता है डालडा, और उसमें ट्रांस फैट बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। दूसरा, अब डालडा की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है, तेल को रीहीट करके या प्रोसेस करके उससे डालडा बनाते हैं। उसी तरह अगर हम नॉर्मल ऑयल को भी बार बार हीट करेंगे तो वो भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट होगा। जो हम बाहर देखते हैं ना शॉप्स पे, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े और ये भटूरे, ये सब चीजें जो वो तलते हैं, वो कितनी बड़ी कढ़ाई लेकर बैठते हैं और उनकी कढ़ाई पूरी फिल्ड होती है। हम कभी भी घर में ऐसे फ्राई नहीं करते चीजों को जैसे वो फ्राई करते हैं। वो एक बार कढ़ाई अपनी फिल कर देते हैं, फिर पता नहीं कितने दिनों तक वही तेल गरम कर करके उसमें यूज करते हैं। तो वो डेडलीस्ट ट्रांस फैट होता है जो रीहीटिंग ऑफ ऑयल से बनता है। तो रीहीटिंग ऑफ ऑयल इज ऑल्सो अ प्रोसेसिंग ऑफ फैट, जो कि आम तौर पर करी जाती है। सिमिलरली जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जितने भी आपको बेकरी आइटम्स मिलते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं वो तो बटर यूज कर रहे होंगे, वो तो देसी घी यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोई शॉप वाले बटर या देसी घी में आपका बेकरी प्रोडक्ट्स या आइटम्स नहीं बनाते। वो डालडा यूज करते हैं, या तो मिक्स ऑफ तेल एंड डालडा यूज करते हैं। और जब उसको बेक होती है वो चीजें, या जब वो प्रोसेस होती हैं, तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक बिस्किट्स, रस्क, या फिर फैन, या फिर पैटीज, या फिर नमकीन्स, ये सब में ट्रांस फैट होता है।
इसलिए इनको आप हेल्दी मत समझो। कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है बिस्किट तो आटे का बनाया था, हमने बेकरी से आटे वाला बिस्किट लिया था। तो बेकरी से आपने आटे वाला बिस्किट तो लिया, पर आटे वाले बिस्किट में तो फैट उतना ही डाला, और वही डाला बेकरी वाले ने जो उसने मैदे वाले बिस्किट में डाला होगा। तो सिर्फ मैदे को आटे से कन्वर्ट करने से आपको कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेंगे उसमें से, और ट्रांस फैट का इफेक्ट भी जाएगा नहीं। इसीलिए सिर्फ एक चीज को नहीं देखना है, हमें सारी चीजों को देखना है, हमें उस प्रोसेस को समझ के चलना है, फिर हमें डिसाइड करना है कि ये चीज हमें कितने फ्रीक्वेंटली खानी है। सो वो डिसीजन हमारा होगा, ठीक है। सेकेंड चीज, फैट के बारे में कुछ और चीजें भी जानना जरूरी है, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। कि ऑल्दो हम ये कहते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो बेटर फॉर्म ऑफ फैट है, और ये हेल्दी चीजें भी कुछ होती है जिससे हमें हेल्दी फैट मिलता है, पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी फैट टोटली सेफ नहीं होता। कुछ लोगों को ये लगता है कि जी हम तो ऑलिव ऑयल खाते हैं, तो हम सब चीज में ऑलिव ऑयल डाल डाल के खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल तो बहुत हेल्दी होता है। सो ऐसा नहीं होता है। फैट को, हर एक न्यूट्रिएंट को सही मात्रा में लेना जरूरी है। किसी भी चीज का जब हम बैलेंस खराब करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। उसी तरह कोई चीज अच्छी तभी होती है जब वो एक लिमिट में ली जाए, इसलिए फैट भी टोटली सेफ नहीं है, उसको एक लिमिट में लेंगे तो बहुत अच्छा है। और कभी भी वेजिटेबल ऑयल्स, आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, जब वो वेजिटेबल ऑयल्स के एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं कंपनी पर्सन, तो उसमें लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री। सो कोलेस्ट्रॉल फ्री जो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारा जो चीज हमें ऑलरेडी पता है, जिस पर हमें ध्यान नहीं जाता, वो उसको हमारे सामने ला रहे होते हैं, वो कुछ न्यू नहीं कर रहे होते हैं। सो कभी भी किसी भी सब्जी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और किसी भी दाल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, किसी भी ऑयल सीड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो इसीलिए ये ध्यान, हेलो। हेलो हेलो, या मैम, यस मैम। हाँ, सो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसमें कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आप किसी एडवर्टाइजमेंट देखो किसी ऑयल की, और वो अगर एडवर्टाइज कर रहे हो कि भाई कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल है, तो सोचो कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उसमें तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। एंड थर्डली ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ऑयल हमें कितना यूज करना चाहिए। तो वेराइटी ऑफ ऑयल यूज करें, बट जितने हमारे घर में फैमिली मेंबर्स हैं, हर किसी के हिस्से का 1/2 लीटर ऑयल महीने भर का यूज करना चाहिए। सपोज किसी के घर में 10 फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसका मंथली कंजम्पशन 5 लीटर्स का होना चाहिए, जिसमें ऑयल, घी, बटर सब आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके घर में सर्वेंट्स भी हैं जो आपके घर में ही खाना खाते हैं, तो जब आप अपना पर हेड काउंट करो तो प्लीज सर्वेंट्स को भी इंक्लूड करो। जब भी आप पैकेज फूड खाते हो, पैकेट वाली चीजें खाते हो, तो कुछ वर्ड्स को जरूर पढ़ो, जैसे पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। जहां ये शब्द यूज किए जाते हैं, इसका मतलब है कि ये ट्रांस फैट्स हैं, और इन चीजों से हमें दूर रहना है। और ये भी हमेशा ध्यान रखो, आप घर पे भी जब फ्राइंग करते हो तो कभी भी अपनी कढ़ाई को पूरा मत फिल करिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करिए, बहुत ज्यादा ऑयल की रीहीटिंग मत करिए। और बाहर की फ्राइड चीजें जितना हो सके उतना कम खाइए, क्योंकि वो ट्रांस फैट ही होंगी, चाहे आप किसी भी हलवाई से लो, कितनी भी बड़ी शॉप से लो। सिक्स्थ न्यूट्रिएंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिसको हम उतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। हम सोचते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो क्या कौन कौन वाटर को न्यूट्रिएंट मानता है? किस किस को लगता है कि वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है? और किसी को लगता है? सो वाटर, गुड। सो कितना पानी पीते हो आप लोग दिन भर में? 6 to 7 glasses a day. गुड। काउंट करके पीते हो? 7-8 glasses. गुड। क्या डिफरेंस फील करते हो जिस दिन पानी कम पीते हो, जिस दिन पानी अच्छे से पीते हो? बताओ क्या डिफरेंस फील करते हो?
ओहो, face looks good. 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 Now we are active. देखो जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में पढ़ पा रहे हो कि हमारी बॉडी 50 to 75% वाटर से बनी है, तो दैट मीन्स वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाटर जो है वो एक कैरियर का काम करता है. वाटर इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. वाटर ही न्यूट्रिएंट्स का कैरियर है, क्योंकि कोई और सिस्टम तो है नहीं बॉडी में जो इधर उधर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करे. सो वाटर इज वन सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. उन सेल्स से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उठा के वो बॉडी से बाहर निकालने में काम करता है. सो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो इसीलिए जब हम वाटर नहीं पीते हैं तो हमारे जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होती है. हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें वाटर की कमी होने लगती है, और वो चीज हम अपने फेस में फील कर सकते हैं, वो चीज हम अपनी स्किन में फील कर सकते हैं, वो चीज हम अपनी एनर्जी लेवल्स में फील कर सकते हैं. यही इम्पैक्ट आप कभी अपने शुगर पे भी नोटिस कर सकते हो कि जब आप वाटर अच्छे से पीते हो तो आपका लेवल ऑफ रीडिंग्स क्या होती है. जिस दिन आप वाटर नहीं पीते हो, क्या आपको सेम चीज खाने के बावजूद आप कभी हाई शुगर फील करते हो? तो वो भी आप एक चीज नोटिस करके देखना, अपने एनर्जी लेवल्स पे आप ये चेंज नोटिस करके देखना. सो वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और जब वाटर हम ठीक से नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी के वेस्ट निकल नहीं पाते हैं बॉडी से, जो भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. इसलिए सब 6 to 8 ग्लासेस वाटर मिनिमम है जो सब पिएंगे आज से. और जो पानी नहीं पीता है वो हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीने से स्टार्ट करेगा. वो अपनी बॉटल फिल करके रखेगा कि 1 लीटर की बॉटल फिल करके रखी, पहले उससे फिनिश किया, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम रिफिल करी और उसे भी फिनिश किया. तो 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज मस्ट. और आजकल बच्चों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे पानी नहीं पीते हैं और वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जिसके कारण जितना भी स्टूल होता है वो इंटेस्टाइन में जमा होता जाता है, और फिर वो इतना ज्यादा जम जाता है कि वो किडनीज को और ट्यूब्यूल्स को दबाता है. तो ऐसा पेन होता है जैसे कि स्टोन बन गया हो. और फिर जब आप इन्वेस्टिगेट कराते हो, कई बार डॉक्टर इन्वेस्टिगेट नहीं कराते तो स्टोन की दवाई देने लगते हैं, पर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि बच्चा पानी नहीं पीता था इसलिए उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ, और वो इतना स्टूल इकट्ठा हो गया कि वो किडनी पे प्रेशर डालने लगा और बच्चे को पेन होता है. सो इसीलिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पानी ना पीने से ही हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं. इसलिए पानी पीना है, बट हाँ, पानी पीना है का ये मतलब नहीं है कि पानी इज इक्विवेलेंट टू सोडा. सोडा बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, इसलिए सोडा पानी के इक्विवेलेंट नहीं है. कई बार गर्मी लगती है तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गर्मी लगती है तो लोग सोडा पीना चाहते हैं. तो सोडा बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा, वो एसिड है, वो पानी नहीं है. सिमिलरली कुछ लोगों को लगता है कि गर्मियां हैं तो ग्लूकोज का पानी पीते हैं, कुछ लोग रूह अफ़ज़ा पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा नींबू पानी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग जूसेस पीना पसंद करते हैं. तो ये सारी चीजें वाटर के इक्विवेलेंट नहीं होती हैं और ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं. इसलिए जब पानी पीने की हम बात कर रहे हैं 6 से 8 ग्लास, तो सिर्फ हम पानी की ही बात कर रहे हैं. हम उसमें ग्रीन टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मीठे नींबू पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रूह अफ़ज़ा टैंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोडा की बात नहीं कर रहे. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल वाटर विच इज गुड. ओके मैम, हाँ जी मैम अब हम यहाँ पे सबके क्वेश्चंस ले सकते हैं, और आगे का हम नेक्स्ट संडे ये प्लान कर सकते हैं, बिकॉज मैम इट्स ऑलरेडी 7. हाँ जी हाँ जी श्योर. सो आई थिंक नाउ अब आप सबकी बारी है, क्योंकि मैम यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था, जो भी क्वेश्चंस पूछेगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो उसे प्राइज मिलेगा. तो अभी मैम सबके पास आई थिंक क्वेश्चंस है आपके लिए, ऑलरेडी वो पूछते आए बीच में, बट अभी आई थिंक हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है. आपके जितने क्वेश्चंस है एक एक करके सब क्वेश्चंस पूछे, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. यस मैम. Or some questions in chat box, should I ask? यस गीतिका, हाँ, जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस है पहले हम वो पूछ लेते हैं. आप चैट बॉक्स में लिखते रहें सब, और गीतिका क्वेश्चंस पूछती रहेंगी. Should I start? Yes, Gीतिका, yes. Ma'am, there is first question by somebody. Please tell me the process how to wash fruits and vegetables in the proper manner.
सी प्रॉपर मैनर ये होता है कि यू शुड ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे पानी में धोना है, कम पानी से नहीं धोना है। आप कोई भी बड़ा बर्तन ले जिसको पानी से भरें और उसमें अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को थोड़ी देर रखे रहने दें। फिर उसके बाद उसको ऊपर से अच्छे से रब करें, आप अपने ही हाथ से रब करें और सिर्फ पानी से निकाल के मत छोड़ दें, उसी पानी में अच्छे से रब करें और फिर 1-2 बार और वॉश करें, फिर उसके बाद अलग रखें। सो कई बार सॉल्ट को यूज किया जाता है टू वॉश वेजिटेबल्स, और अभी के टाइम पे विनेगर को भी यूज किया जाता है पानी में थोड़ा सा मिक्स करके टू वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। Okay, next question is by a mother. She's saying कि her child is 15 month old. So she gives him or her 3 time milk and 1 time chana. So is it right? 15 month old? 15 months. Yes, 15 months. सी 15 month old चाइल्ड है तो आपने सिर्फ अब आपके बच्चे को दूध के अलावा भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उसके खाने में सभी तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें शामिल करिए। जैसे कि अब आप जब उसको देते हैं खाना, आप दाल में मैश करके और दाल और सब्जी में मैश करके थोड़ी सी रोटी भी दे सकते हैं, आप दलिया दे सकते हो, आप उसको दाल चावल वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके दो, आप खिचड़ी दो, आप डिफरेंट चीजें उसके साथ ट्राई करो। आप सिर्फ 1-2 चीजों पे उसको स्टिक मत करो, सारी सब्जियां खिलाओ, भले ही आप अपने घर में जो सब्जी बनाते हो उसमें मिर्च मत ऐड करो। और अगर आपका बच्चा एक बार में ठीक से खाना नहीं खाता है तो आप उसको फैमिली के साथ बिठा के खिलाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा खाना खाए तो दूसरे लोग भी फैमिली के खाना खाएं, और वो अगर आपकी थाली के पास आता है तो आप उसे अपनी थाली से खाना खिलाओ, कोई इशू नहीं है। Next question है, Amul toned milk is right? Yes, it is right. ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल टोन कोई नहीं लेगा, डबल टोन मिल्क कोई नहीं पिएगा, स्किम मिल्क कोई नहीं पिएगा, आप टोन मिल्क पी सकते हो। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रोटी दाल पापड़ शी हैड इन डिनर, उन्होंने डिनर में खाया और साथ में 15 यूनिट इंसुलिन लिया। सो 4 बजे के अराउंड उनका ब्लड शुगर था 88, तो उन्होंने मिल्क लिया। उन्होंने मिल्क लिया तो 11 बजे सुबह फास्टिंग थी 300। अब नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। मृदुला, कैन यू बाईपास 1 स्लाइड एंड आप हेल्दी प्लेट पे आओगे, इसको भी कर दो आगे। यस, सी आई वांट यू ऑल टू डू वन थिंग। एक होमवर्क है आपके लिए, मृदुला फिर से प्रेस करना कि हाँ, आप सभी के लिए एक होमवर्क है। हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में। ये एक सबके लिए होमवर्क है। आज से आप फूड और शुगर के बारे में नहीं सोचोगे। सबसे पहले जब भी आप खाना खाओगे, आप लोग अपनी थाली को आधा वेजिटेबल से फिल करोगे, जिसमें आपकी कुक्ड वेजिटेबल्स और सैलेड्स होगा। आपकी थाली में 1 या 2 पोर्शन प्रोटीन के होंगे, जिसमें दाल और दही हो सकता है, चने राजमा छोले और दही हो सकता है, या फिर पनीर होगा या नॉनवेज होगा, जो भी होगा एक प्रोटीन होगा। साथ में आप सब ग्रेन्स खाओगे। अब से मैम वी लॉस्ट यू फॉर सम टाइम। हाँ, अब कैन यू हियर मी? यस मैम। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर एवरीबॉडी। ये एक्टिविटी है आपके लिए। सबने 1 वीक इसी तरह से खाना खा के एक डिफरेंस क्या फील होता है वो बताना है। आज से सभी लोग आप जब भी खाना खाएंगे आधी थाली सब्जियों से भरेंगे। उस हाफ पोर्शन में आपकी कुक्ड वेजिटेबल होगी और सैलेड्स होंगे। फिर आप अपनी 1/4 थाली को प्रोटीन से भरोगे, चाहे आप दाल दही लो, चने राजमा छोले और दही लो, या फिर रायता लो, या पनीर लो, एग चिकन फिश जो लेते हो वो लो प्रोटीन में। और 1/4 थाली में आपके ग्रेन्स होंगे। ग्रेन्स में जो भी है, रोटी दलिया ओट्स है आपका, रोटी एंड राइस है, जो भी है वो 1/4 पोर्शन पे रखोगे। सो ये इस तरीके से सभी लोग 1 वीक खाएंगे। ये एक्टिविटी है। और जितने लोगों के भी ये क्वेश्चन है कि मैं 2 रोटी खाती हूँ, खा सकती हूँ नहीं, मुझे ये खाना है, मैं खा सकती हूँ नहीं, ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे जब आप इस तरीके से खाओगे। उसके बाद सबको समझ में आया?
यस, गीतिका और Any कोई doubt? क्वेश्चन? हाँ हाँ मैम, एक क्वेश्चन है कि मुझे शी और हैव थायराइड, तो उनको सोयाबीन, मिल्क, कर्ड सब बंद है, तो वो अपने प्रोटीन के लिए क्या करें? उन जिसको थायराइड है वो सिर्फ सोयाबीन नहीं खा सकता, वो भी लंच टाइम पे और ब्रेकफास्ट टाइम पे, और कोई चीज की मनाही नहीं है। तो आपको थायराइड है तो आपको दूध की मनाही नहीं है, आप नॉर्मल दूध आराम से पियो, आप दही खा सकते हो, आप सारी सब्जियां खा सकते हो। आपको सिर्फ सुबह के समय और दोपहर के समय सोयाबीन या सोया नगेट्स नहीं खाने हैं, या सोया मिल्क नहीं पियोगे, दैट्स इट। तो आप सब कुछ खाओ। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराठे से ब्लड शुगर बढ़ जाती है बट ब्रेड बटर से नहीं, क्यों? पहले थाली को अपनी ठीक करो, फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि पराठा किसके साथ खाया, और ब्रेड बटर में कितनी ब्रेड खाई, पराठे में कितना पराठा खाया, और ठीक है। किसके साथ खाया। मैम थायराइड क्योंकि पर्सन को सोयाबीन ऑयल भी नहीं खाना? सोयाबीन ऑयल का इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट कोशिश करो कि सोयाबीन का कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, अगर आप सोयाबीन ऑयल भी यूज कर रहे हो तो शाम के वक्त आप यूज कर सकते हो। अगर आप सुबह और दोपहर के समय सोयाबीन का प्रोडक्ट यूज करते हो तो वो दवाई के इफेक्ट से इंटरफेयर करता है, दैट इज द ओनली रीजन। ओके। तो ऐसा नहीं कि सोयाबीन छू नहीं सकते, आपको सोया नगेट्स कभी खाने हैं तो आप शाम को खा लो, गैप रख के अपनी मेडिसिन से। मैम ये जो आप थाली आपने दिखाई है ये मैं लंच में और डिनर में यही फॉलो करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं ब्रेड बटर लेती हूँ, मतलब 3 ब्राउन ब्रेड्स और अमूल मॉर्निंग में बटर एंड 1 टोमेटो। अच्छा, तो मॉर्निंग में बताओ इस थाली को कैसे फॉलो करोगे ब्रेकफास्ट में, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। स्टफ्ड पराठा हो सकता है और सैलेड इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या इंक्लूड करोगे? प्रोटीन्स में मिल्क इंक्लूड किया जा सकता है। मैम बिल्कुल सैलेड इंक्लूड की किया जगह जा सकता है। फ्रूट इंक्लूड किया जा सकता है। हाँ, सैलेड की जगह फ्रूट इंक्लूड किया जा सकता है, एप्पल या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सैलेड सैलेड है, वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे अभी तो। फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं पर फ्रूट इंक्लूड करने का तरीका हम बाद में देखेंगे, अभी आप सैलेड की जगह वेजिटेबल्स इंक्लूड करोगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मैम पूछो। पर रात को तो हम जैसे वेजिटेबल्स लेते ही नहीं है, दाल ही बनाते हैं रात को, तो फिर वेजिटेबल्स की जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं? वही तो बात है, हमने क्या बात की, अधूरेपन की बात करी खाने में, है ना। तो जब आप वेजिटेबल नहीं खाते तो क्या अधूरा रह जाता है, खाना अधूरा रह जाता है ना। तो कोई भी मतलब वेजिटेबल हम थोड़ी सी क्वांटिटी में ले, हाफ प्लेट में। अगर आपने सब्जी बनाई नहीं है तो आप सैलेड रख लो, सैलेड आप बड़ा बॉल रख लो, अपनी थाली को आधा सैलेड से फिल कर लो। तो जरूरी नहीं है कि आप सब्जी कुक ही करो, आप सैलेड ज्यादा कर लो तो सब्जी इंक्लूड हो गई। हाँ जी, दिमाग चलाना है थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू। Ma'am, I'm Raghav. I'm 14 years old. Ma'am, हाँ what जी, should I eat? मैम मेरी ग्रोथ भी सही हो और मेरी शुगर लेवल भी हाई ना हो। चलो राघव, ये एक्टिविटी आप फॉलो करो बेबी। 1 वीक आप ऐसे ही खाना खाओगे जैसे ये थाली है, ठीक है, और मुझे बताओगे क्या फील हुआ। ओके मैम। ठीक है मैम, नेक्स्ट ये 1 वीक का टास्क है। किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग इंसुलिन और एक्सरसाइज को फिक्स करना चाहिए कि अपने इंसुलिन के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करना चाहिए? हमें न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग इंसुलिन को फिक्स करना चाहिए, पर ये इकलौता क्राइटेरिया नहीं होता है, हमें शुगर का पैटर्न देखना होता है, शुगर का ट्रेंड देखना होता है, और न्यूट्रिएंट्स का रिस्पॉन्स देखना होता है बॉडी में, फिर इंसुलिन फिक्स होती है। इसमें ये भी देखना होता है कि इंसुलिन ठीक से लगी या नहीं लगी, जहां आप लगा रहे हो वो साइट ठीक है या नहीं है, तो सारी चीजों को देखना होता है, तब जाके इंसुलिन की डोज फिक्स होती है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस टाइम पे इंसुलिन लगाते हो उस टाइम पे ज्यादा खाया करो या प्रॉपरली खाया करो। जिस टाइम पे आप इंसुलिन नहीं लगाते हो, अगर आप उस टाइम पे बहुत ओवर ईटिंग करोगे या ज्यादा खाओगे अननेसेसरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, तो आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे कुछ भी। इसलिए हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है इंसुलिन की डोज को सेट करने के लिए, सिर्फ एक चीज नहीं है। फूड इज अ पार्ट, खाना सिर्फ सारी चीजों का से एक हिस्सा है, तो हम खाने के को सब कुछ नहीं बना सकते, हमें सभी चीजों को सेटल करना पड़ता है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज से पहले क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए?
एक्सरसाइज से पहले आप सबको ऐसा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए जो थोड़ा टाइम ले आपकी बॉडी में रिलीज होने में। सो आप क्या लोगे उसमें? कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और कौन सा न्यूट्रिएंट ले सकते हो? हेलो मैम। प्रोटीन्स, हेलो। फाइबर एंड प्रोटीन्स। ठीक है, सो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री थिंग्स। हेलो। ठीक है हेलो मैडम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी ये पर्सन है उनको पीसीओडी भी है विद टाइप 1 डायबिटीज, तो उनको हाँ, काफी ज्यादा सिस्टिक की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या उनको अपने मतलब डेली डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए इसके लिए। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पीसीओडी का सबसे पहला रिक्वायरमेंट, आप अपने खाने को पहले तो अपनी प्रॉब्लम से अलग करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, सबसे पहली नेसेसिटी होती है हेल्दी बैलेंस डाइट, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपकी बॉडी में जब तक राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, आप पीसीओडी के सिम्टम्स भी कम नहीं होंगे। पीसीओडी हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सब टर्म्स हैं, ये प्रॉब्लम्स के टाइप्स हैं जो जिसका मेन कॉज एक ही है, इम्बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस। तो पौष्टिक खाना खाना शुरू करो। अपने आप को बीमारियों के जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसमें मत खो, इश्यूज की टर्मिनोलॉजी में मत खो। खाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, न्यूट्रिएंट्स। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को पहचानो और उनको राइट क्वांटिटी में अपने खाने में लाओ, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वहीं से निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी इंसान को कुछ नहीं समझ में आता, अगर बस इंसान इतना समझ लेना, उसको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है लाइफ में। तो दिस इज मोर देन इम्पोर्टेंट। सो जो आपको हेल्दी प्लेट बताई है, आपने वो फॉलो करना है, सबने फॉलो करना है। ये आप लोग की 1 वीक की एक्टिविटी है। वील मीट नेक्स्ट संडे विद द रिस्पॉन्स। मैम एक क्वेश्चन है कि नेचुरल फॉर्म में मैंगो, चीकू, लीची ऐसे फ्रूट्स खाए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल खाए जा सकते हैं। पर नेक्स्ट सेशन में फ्रूट्स का पोर्शंस भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिफोर स्कूल क्या न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं या लेने चाहिए। बिफोर स्कूल अगर आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाओगे। सेम वही, दूध पियोगे, दूध के साथ जो खाओगे वो खाकर जाओगे, अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाओगे। और उसके साथ अगर इंसुलिन लगानी है वो लगा के जाओगे इंसुलिन आप। बिफोर स्कूल इज योर ब्रेकफास्ट टाइम। अगर आप स्कूल में इंसुलिन मैम मे बी लाइक जो ब्रेकफास्ट जैसे 10-11 आवर रिसेस करता है, वो सुबह लाइट में क्या ले सकता है। अगेन उस टाइम पे आइडियली 10-11 पे बहुत लाइट कुछ लो। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाओ, क्योंकि अगर आप टिफिन टाइम में इंसुलिन नहीं लगाना चाहते हो तो उस टाइम पे बहुत खाओ भी मत। क्योंकि और अगर आपको टिफिन टाइम पे बहुत भूख लगती है तो इंसुलिन लगाओ और प्रॉपरली अपना खाना खाओ। सो चूज वन मैम मैं वही पूछ रही हूँ, अगर एट 10-11 रिसेस टाइम पे कोई इंसुलिन लेकर ब्रेकफास्ट करता है तो उसको सुबह लाइट में क्या लेना चाहिए। अगर तो लाइट में ये कर सकते हैं कि सुबह एग खा के चले जाएं, या फिर सुबह थोड़ा सा एक आध फ्रूट खा के चले जाएं, या फिर ठीक है सिर्फ मिल्क के चले जाएं। उतना काफी है ताकि 10-11 ओ क्लॉक वो प्रॉपर अपना टिफिन खाएं और इंसुलिन लगा लें उससे पहले। ठीक है। और मैम एक क्वेश्चन है कि डिनर पे अगर शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, फिर 3 AM पे वो बहुत लो हो जाता है, तो ऐसा क्या फूड लेना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। ऐसे पर्सन को सबसे पहले तो लिस्ट बनानी चाहिए कि वो इवनिंग स्नैक में क्या खाते हैं। ओके क्योंकि उसका कनेक्शन डिनर के ये बाद से नहीं मेरा होता। क्वेश्चन था। हेलो हाँ जी। मैम, ये मेरा क्वेश्चन था। इवनिंग स्नैक में मैं जनरली ऑलमंड्स, पनीर, ऐसी ही चीज या मिल्क मूसली ऐसी चीज रखती हूँ जिससे मेरा बिफोर डिनर अच्छा आता है, मतलब लाइक 100-120। बट मैं उसके बाद जो रोटी, दाल और सैलेड खाती हूँ, उसके बाद आफ्टर डिनर शुगर बढ़ जाता है। लेकिन 3 बजे मेरे को शायद मतलब बहुत कम जाता है, तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसा फूड हो सकता है जो 2 घंटे में शुगर को ना बढ़ाए बट बाद में वो एनर्जी दे। नहीं, हो सकता है कि आपकी डिनर टाइम इंसुलिन आपको कम पड़ रही है और जो लैंटस या जो आप 24 आवर वाली इंसुलिन ले रहे हो वो ज्यादा है आपके लिए। आप लैंटस की डोज कम करो।
वो सब कुछ एडजस्ट कर चुके हैं। आई थिंक अब फूड पे बचा है बैलेंस, सब कुछ कम ज्यादा करके पहले देख लिया। फिर एक काम करो, अपनी प्लेट को बैलेंस करो पहले, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट नोट करो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक मैम बस हम अब एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन भी हम बाद में, आगे भी हमारे सेशन होंगे, डोंट वरी, हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं हम इन्हें जाने नहीं देंगे तो आई थिंक मृदुला, एक किसी का क्वेश्चन है, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, एक वो ले लो। हाँ, ये डॉक्टर्स वर सेइंग दैट आई वाज हैविंग किडनी प्रॉब्लम, हाँ यही वाला दिस क्वेश्चन ओनली। okay, so doctors were saying that I was having हेलो, a solution for that. solution for kidney problem. Yeah, Gitika, can you repeat the question, please? Okay, so ma'am, doctors were saying that I was having some kidney problems, so he said that I should take less protein. So what can be the solution for that? See, the solution is that ki less protein is written in the books written by foreign authors. So less protein उनके लिए होता है, and these books, because they are written by the foreign authors, they are based on the diets जो कि foreign countries में खाई जाती है. So as per the Indian diet, we already take less protein. So हम अपनी protein requirement कभी भी पूरी कर ही नहीं पाते हैं. So Indians don't have to reduce their protein intake. This is first and foremost. So less protein का criteria इंडिया में नहीं है. इंडियन डाइट के हिसाब से आपको अपने प्रोटीन के टाइप को बैलेंस करना जरूरी है, दैट यू टेक 50% ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विथ किडनी इश्यूज आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे नहीं जाना है, आपको प्रोटीन की क्वालिटी मैनेज करने पे ध्यान देना है. यू हैव टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, कि आप जो भी प्रोटीन इनटेक है आपका, वो 50% गुड क्वालिटी होना चाहिए. सेकेंडली इस पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाट आर द क्रिएटिनिन लेवल्स. सो उस पे भी बेस्ड होके कई बार हमें प्रोटीन को बढ़ाना पड़ता है. अगर हम देखते हैं कि कोई पर्सन सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन खा रहा है बिकॉज ऑफ प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, तो हमें उसको 50 तक ले जाना पड़ता है. सो देयर इज नो ब्लैंकेट स्टेटमेंट. सो दिस इज एन इंडिविजुअल केस वेर इन मोस्टली ये होता है कि प्रोटीन एक्सेसिव नहीं हो रहा होता है, प्रोटीन एप्ट हो रहा होता है, बट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन. कि डू ईट एग, कर्ड लेना है आपने, आप एक मील में कर्ड लो, दूसरी मील में दाल लो, आप एग जरूर लो. एंड बेकरी प्रोडक्ट्स को प्लीज बंद करिए अगर किडनी इश्यूज हैं, बिकॉज बेकरी प्रोडक्ट्स आर डेडली फॉर किडनी, डेडली. सो सबसे पहले तो उसको बंद करिए. प्रोटीन इज नेवर एन इशू इन इंडियन डाइट. इंडियन डाइट में इश्यूज हमेशा दूसरी चीजें होती हैं. एंड कंट्रोल योर शुगर्स, अगर आपकी शुगर्स अनकंट्रोल रहती हैं तो. अगर आप ओवर रिस्ट्रिक्शन करेंगे प्रोटीन में तो आपकी शुगर्स भी डीरेल हो जाएंगी, एंड वो शुगर हाई होने के कारण क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा. थैंक यू सो मच मैम. आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस तो आज कवर करे, पर हमारे पास इतने सारे, हम इन्हें डेफिनेटली एड्रेस करेंगे. थैंक यू सो मच छवि मैम, आपने अपना टाइम निकाला यहाँ पर और हमसे जुड़े इसके लिए, और आगे भी हम इसको लेकर जाएंगे. मैम यहाँ पे हमारी एक मैं इनवाइट करना चाहूंगी, शालिनी नूई मैम है हमारे साथ जुड़ी हुई. शालिनी मैम वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक्स एंड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, रमैया मेडिकल कॉलेज, और प्रोग्राम डायरेक्टर है मैम रमैया इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ इनोवेशंस के लिए. आई थिंक शालिनी मैम, आप इफ यू कैन हियर अस, आई थिंक मैम आप इफ यू कैन give some views of yours. Sure, Mridula, and Hello, Madam Shalini Chavi, ma'am. thank you very much. Hello. Thank you so much for a wonderful, talk that you have given. Although my Hindi is not very good, but I could understand perfectly. So it was an excellent talk, and I should thank Mridula for arranging. Thank you, ma'am. Thanks a lot.
useful. This was very useful, and I think that if you have the time and it's convenient, we should try to have a regular feature like this. Mridula, what do you think? Absolutely, ma'am. Absolutely. Thank you so much, ma'am, because this time I had word with Mridula. I thought why not to take baby steps and discuss things in detail, because this is very important. Rather than covering 10 topics at one go, why not to break them and be precise at one topic or cover just the baby steps. Yes, definitely. And I think if you go gradually, probably it'll be very useful for the children, because they would like, Yes. as today we saw, they're asking so many questions, you know. So Yeah. it's very nice. And thanks for your time and your effort that you have taken. It was very well done. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, Mridula. मैम माय प्लेजर आई थिंक मैं थैंक्स कहना चाहूंगी स्पेशली छवि मैम को, जो अपना टाइम निकाल रही हैं यहाँ पर, इतना दे रही हैं बच्चों को, और सबके क्वेश्चंस भी एड्रेस हो रहे हैं. एंड मैं ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक रिक्फाई, शालिनी मैम और सभी मेरे कलीग्स जो इसमें जुड़े हुए हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं संडे को भी आकर. तो आई थिंक Chavi ma'am and Shalini ma'am, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Mridula. I don't know if Ms. Chavi madam knows that Rikfai is situated in Bangalore. Yeah. So, you know that, okay. So sometime when it's possible, or when you come to Bangalore, please do visit us. Okay? Definitely. Sure. थैंक यू एवरीवन. अभी अच्छे से अपनी प्लेट सजाएंगे और फोटो भेजेंगे ग्रुप में, और अभी से ही ये एक्टिविटी शुरू होती है. हमें एक भी दिन ये स्किप नहीं करना है, और याद रहे प्राइजेस अभी भी वैलिड हैं, और आगे भी हम सारी उसमें करते रहेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से खाना बनाएं, एंड थैंक यू सो मच मैम. चलो. Thank you. Thank you so much, Mridula. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.